नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सरकार की नोटबंदी के फैसले के बाद काला धन सफेद करने की कोशिश कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद गरीबों के जनधन खाते में अपना पैसा जमा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उन उपायों के बारे में सोच रही है जो पैसा गरीब के खाते में जमा हुआ होगा वो गरीब का ही कैसे हो जाए। बेईमानों पर तीखे हमले करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास बैंकों के बाहर कतार लगाने की ताकत नहीं है और वे गरीबों के पैर पकड़ रहे हैं। मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने विरोधियों को जमकर घेरा और कहा कि जो कल तक मनी कर रहे थे अब मोदी मोदी कर रहे हैं। हमारे आज के सवाल, क्या अमीरों की दौलत गरीबों को दिलाने वाले हैं मोदी? और क्या सचमुच जो मनी करते थे अब वो मोदी मोदी कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मुरादाबाद में कैसे हुंकार भरी प्रधानमंत्री ने और मायावती ने क्या पलटवार किया, उस पर एक नजर। जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहां मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। दिमाग लगा रहा हूं अभी, मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने की कोशिश करते हैं और अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए देश की लगभग 90% गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय जनता को सामूहिक तौर पर सजा देने के लिए अपना तानाशाही व अड़ियल रवैया अपनाकर कार्य करते हैं। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, संघ विचारक राकेश सिन्हा और बीएसपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता भी हैं एमएच खान जुड़ चुके हैं। संबित, अभी क्या ये गरीब बनाम अमीर की लड़ाई हो गई है? काला धन समाप्त करने की बात थी, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, पर ये अमीर बनाम गरीब हो गई है क्या? और क्या अब अमीर जिन्हें ये माना जा रहा है कि वही बेईमान है उनका पैसा गरीबों में बांट दिया जाएगा? क्या मैं सेंस ये निकालूं आज मुरादाबाद में जो प्रधानमंत्री ने कहा? नहीं, देखिए, गरीब बनाम अमीर नहीं है। यह है वह अमीर जिन्होंने गलत तरीके से अमीरी को अपनाया है, जो गलत तरीके से अमीर बने हैं। मेहनत से अमीर नहीं बने हैं, गरीबों के शोषण से, गरीबों के पैसे से उसको काला धन बना के जो अमीर अमीर कहलाते हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई है। और हाँ, ये कोई आज देखिए गरीब बनाम अमीर कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जो शोषण होता रहा है गरीबों का, ये सदियों से होता रहा है। वर्षों से इंदिरा गांधी जी को याद करिए, गरीबी हटाओ, ये नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया, गरीबी नहीं हटी। उसके बाद राजीव गांधी जी ने दिया, गरीबी हटाओ, नहीं हटी। उसके बाद सोनिया जी ने दिया, गरीबी हटाओ, नहीं हटी। फिर राहुल जी ने बताया, गरीबी हटाओ, नहीं हटी। अब पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने इस पे सिर्फ नारा नहीं, अमीरी हटाओ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम किया। आप देखिए, उन्होंने कहा अमीरी हटाओ नहीं, काला धन हटाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो। काला धन आपने गरीबों से ले लिया। तो प्रधानमंत्री की बात अगर मैं सही समझ पाया हूं, पैसा लाओ, अगर प्रधानमंत्री की बात मैं सही समझ पाया हूं तो जनधन में जिन लोगों ने गलत तरीके से गरीबों का भेजा इस्तेमाल करके उनके खातों में 45-50 हजार रुपए या 49 हजार रुपए डाल दिए, क्या अब वो गरीबों के हो जाएंगे? वो दिमाग खपा रहे हैं, मैंने उनकी वो तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जो पॉलिसी
देखिए पॉलिसी डिसीजन है, ये तो मैं अभी से प्रीएम्प्ट अर्थात पहले से तो मैं नहीं जान सकता हूं। स्वाभाविक रूप से बड़े स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने दो बातें कही। उन्होंने एक बात तो देश को आगाह किया, जो गरीब लोग हैं उनको उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे अमीर लोग जिन्होंने काला धन कमाया हुआ है आपके पैर पकड़कर आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, वो पैसे निकालना मत, उन्हें तो अभी जब्त कर देना। वो मांगने भी आए जब पैर पकड़कर तब भी निकालना मत उनको, और आपके हो जाएंगे, वो गरीबों के ही हो जाएंगे, जनधन खाता धारक के हो जाएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं संबित, क्योंकि 2014 में ये बताया गया था कि 70 लाख करोड़ रुपया विदेशों से आने वाला है। एक मिनट सुन तो लीजिए, 70 लाख करोड़ रुपया विदेशों से आने वाला था, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए भी आने वाले थे। ये कहीं वो वाली बात तो नहीं हो गई? मैं इसीलिए क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। मैं इसी का सेकंड पार्ट में जवाब दे रहा था। पहले में तो मैंने कह दिया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो पैसा जो काले धन वालों ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया है उसे निकालिएगा मत। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं नियम सोच रहा हूं किस प्रकार से वो पैसा जो आप ही का था, शोषण किया गया है, वो पुनः आपके पास लौट के आए। स्वाभाविक रूप से मैं वो जैसे 15 लाख आने वाले थे जानता नहीं हूं जब वो पॉलिसी आएगी, मगर एक बात नहीं तो आ रहे हैं ना, आप देख तो रहे हैं अकाउंट में पैसा आ भी गया है। वो तो विदेशों से आने वाला था, काले धन वालों ने नहीं, ये तो विशुद्ध देसी पैसा है, विदेशों से आने वाला था। पैसा कहाँ आया? मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। मैं इसका जवाब देता था। देखिए विदेशों से आने वाला था, मतलब देश के अंदर जो काला धन है उसको कुछ न करे। विदेशों से तो हमने स्विट्जरलैंड के साथ करार किया, हमने एसआईटी बैठाया एचएसबीसी के अंतर्गत। आज आप देखिए पंजाब के जो नेता हैं सिंह साहब, अमरिंदर सिंह, उनके ऊपर आज छापा भी पड़ा क्योंकि उनका नाम भी एचएसबीसी लिस्ट में था। रोज पूछते थे छापा क्यों नहीं पड़ रहा, छापा क्यों नहीं पड़ रहा, छापा भी पड़ा, केस भी हो गया जिनका नाम लिस्ट में था। तो अर्थ यह है कि हमारे घर के अंदर जो काला धन रखा हुआ है हम उस पर कुछ ना करें, क्योंकि विदेशों से ही 15 लाख आएगा। ये जो बड़े बड़े जो काले धन के व्यापारी देश में बैठे हुए हैं उनको हम बस राम बिल्कुल फेयर पॉइंट है। प्रियंका चतुर्वेदी, जो देश में काला धन है अगर उस पर अंकुश लगाया जा रहा है और गरीब, प्रधानमंत्री की बातों को अगर मैं फेस वैल्यू पर लूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीब देखो तपस्या करने को तैयार है, वो धूप में तपने को और ठंड में ठिठुरने के लिए तैयार है और लंबी कतारें लगा रहा है। ये आखिरी बार कतार लगाई जा रही है, भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत देखिए ऐसा है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने, आपने खुद ने ही कहा था कि सबके अकाउंट्स में, और सिर्फ जनधन अकाउंट्स में नहीं, सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में 15 रुपए तक नहीं आए हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा अमीरों पर वार है। अमीरों में शायद विजय माल्या नहीं आते हैं, ललित मोदी जी नहीं आते हैं, या वो जो हजारों करोड़ों रुपए जो एसबीआई ने राइट ऑफ किए हैं और उसी एसबीआई के बाहर लंबी कतारें आम आदमी की लगी हुई हैं, शायद प्रधानमंत्री के पास उसका जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री के पास शायद वो भी जवाब नहीं है कि बिहार में एक दिन पहले अनाउंसमेंट से पहले इतनी सारी जमीन भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी। शायद प्रधानमंत्री के पास ये भी जवाब नहीं है कि 1-1 करोड़ रुपए की राशि जो इनके सारे प्रदेश यूनिट्स ने डिपॉजिट की है उसका जवाब भी नहीं है। सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है अर्थव्यवस्था हटाओ, मोदी व्यवस्था लाओ, और मोदी व्यवस्था जब से आई है, जब से ये 8 नवंबर का अनाउंसमेंट हुआ है, हमने 90 से ज्यादा लोग को कतार में खड़े हुए मरते हुए सुना है। हमने ये तक सुना है कि लोग बगैर खाना पीना खाए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। हमने ये भी सुना है 4 लाख से ज्यादा लोग आज डेली वेज लेबरर्स लोग तालियां बजा रहे हैं। हमने ये भी सुना है प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लोग ताली बजाते हैं। अर्थव्यवस्था ठप हुई है। तो प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं ना, वो 2014 में भी 15 लाख की बात की थी और अभी भी जो बात कर रहे हैं ये वही मायने में बात नहीं प्रियंका, पर अगर आप देखिए नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र को जानती हैं, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए, बाईपोल्स हुए मध्य प्रदेश में, वहां पर बीजेपी जीतती कैसे है? वो तो कह रहे हैं ये जनमत हो रहा है, लोग हमारे को समर्थन दे रहे हैं नोटबंदी को लेकर। अभी राज्य सरकारों में चुनाव होने दीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि जो बाईपोल के इलेक्शन रिजल्ट्स महाराष्ट्र के, स्पेशली क्योंकि आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, कि इनकी सक्सेस स्टोरी बताता है, तो मैं भी बता दूं कि इनकी अगर 2014 में जिस तरीके से चुनाव हुए थे और एक तरफ बहुमत पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, उसमें 50% से भी ज्यादा गिरावट है वोट शेयर में, तो अगर वो इस पे भी ध्यान दे लेंगे तो उनको शायद उनका जवाब मिल जाएगा। पर यह प्रॉब्लम ये है कि हर चीज, आज अगर मेरी सोसाइटी में भी इलेक्शन होंगे वो डीमोनेटाइजेशन से लिंक कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नहीं लिंक तो एक हिंदी में, एक इंग्लिश में कहावत है,
वो कहावत को पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मोदी जी की बात जो रही है आज, जो वहाँ पे कही है, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी उसी राज्य से चुनकर आए हैं, आज उसी राज्य के लोग कतारों में खड़े होकर वहाँ पे राइट जैसी स्थिति हुई है। प्रधानमंत्री एक सवाल नहीं ले रहे हैं, प्रेस का हो, मीडिया का हो या उनके ऑपोजिशन का हो। मन की बात करते हैं, अपनी तरफ की बात कह जाते हैं, इलेक्शन रैलीज करते हैं, अपनी तरफ से बात कह जाते हैं, आप हंगामा करते हैं जापान में जाकर लोगों की मजाक बना आते हैं। कोई सवाल का जवाब दें, संसद में आप हंगामा करते इसके हैं, बाद जो लोगों को तकलीफ हुई है उसका जवाब दें। वो जवाब नहीं पिछले दे पा रहे हैं। बृहस्पतिवार और उससे पिछले बृहस्पतिवार प्रधानमंत्री राज्यसभा में बैठे रहे, लेकिन वहां पर हंगामा होता रहा। एमएच खान, मुझे ये बताइए कि मैंने अमीर और गरीब की बात की, मायावती जी का मैंने बयान भी सुनवाया जिसमें कह रहे हैं कि 90% जनता गरीब है और वो कभी माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी को। तो ये गरीबों के भले के लिए ही तो हो रहा है, उसमें आपको आपत्ति क्यों आ रही है? राजनीतिक स्वार्थ, कौन सा राजनीतिक स्वार्थ दिख रहा है? कौन सा राजनीतिक स्वार्थ? क्या गरीब, क्या पिछड़े, क्या वंचित इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं? आप खुद मान रहे हैं क्या? नहीं, कोई गरीब, पिछड़ा और मजदूर, दिहाड़ी मजदूर या कोई ऐसा आदमी जिसके पास पैसा, काला धन नहीं है, वो कोई स्वागत वगत नहीं कर रहा, वो परेशानी में पड़ा हुआ है। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कौन सा राजनीतिक स्वार्थ, कौन सा राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं प्रधानमंत्री? फिर ये समझाइए मुझे। चौधरी साहब मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे मौका दीजिए बात करने का ना। देखिए, जब ये जब सत्ता में आने के पहले जब इन्होंने कहा कि 15-15 लाख जाएगा, वो तो नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुई। 2.5 साल में कोई महंगाई कम नहीं हुई। 2.5 साल में कोई ब्लैकियर या ब्लैक मनी वाला कोई पकड़ा नहीं गया, कोई जेल नहीं गया। डॉक्टर साहब, ये बातें हो गई हैं। आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर खान, तो ये बातें हो गई। मेरा सवाल सीधा सा है, आपकी नेता मायावती ये आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये फैसला लिया। तो कौन सा राजनीतिक स्वार्थ साध रहे हैं, ये तो बताइए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो वादे किए वो निभा नहीं पाए, उसको डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी ये सब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो फकीर हूँ। भैया, ऐसे फकीर हम भी हो जाए, 15-15 लाख का सूट पहन के 5-5 एक दिन में 5-5 जोड़ा बदल ले, तो हम भी फकीर हो सकते हैं। ऐसा फकीर तो हमने कहीं देखा नहीं जो 10 लाख का जोड़ा पहनता हो और दिन में 3 बार बदलता हो और 5 जोड़े कपड़े बदलता। ऐसा फकीर तो हमने कहीं दुनिया में नहीं देखा। और ये तो भ्रमित करने वाली भाषाएं हैं, लोगों को जाल में फंसाने वाली भाषा है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, गांव देहात में एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं। गांव देहात में मदारी आता है, डमरू बजाता है और टायर का जो बनाता है सांप की तरह मुंह बना देता है और कहता है कि अभी ये सांप बन जाएगा, जल्दी जल्दी अपने पॉकेट से पैसे निकालो नहीं तो आग लग जाएगी। और लास्ट में सारे पैसे ले लेता है और वो टायर सांप नहीं बनता है, लोगों को बेवकूफ बना के चला जाता है। ऐसे ही भाषाओं का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भोली भाली जनता हाथी टायर बन जाएगा, ऐसे ही खाद मिल रहा है, बीज मिल रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हाथी टायर बन जाएगा। अब बीच में कौन बोल रहा भैया? संबित बोल रहे हैं। अरे भैया, एक बात बताओ ना, ये वो हाथी टायर बना रहा है, मैं हाथी को टायर बना रहा था। 8 मदारी बोल रहा है। आप हंसी के पात्रा मत बनिए, हंसी के पात्रा मत बनिए। बीच में बोलेंगे तो हंसी के पात्रा मत करिए, बीच में बोलने वाला मत करिए, वो आप लोग बनेंगे। आप सुनिए मेरी बात। कोई नहीं, अरे आप उड़ीसा के टाइटल पे हंस सकते हैं, आप पात्रा टाइटल पे हंस सकते हैं, मैं किसी टाइटल पे नहीं हंसूंगा। कैसे महसूस हो रही है? आप उड़ीसा के लोगों का मजाक उड़ा सकते हैं, गरीब उड़ीसा के लोगों का। आपको नहीं, मैं आपत्ति करता हूँ। आप एक हिंदू नाम के ऊपर मजाक उड़ा सकते हैं। नहीं खान साहब, आप एक हिंदू नाम के ऊपर मजाक उड़ा सकते हैं, उड़ीसा के नाम के ऊपर मजाक उड़ा सकते हैं, मगर मैं चतुर्वेदी और खान के ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ा सकते। आप मुस्लिम नाम पे लफ्ज आप एक हिंदू टाइटल के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। मुस्लिम नाम पे लफ्ज जिहाद विषयांतर ना हो, मैं कोई खान के ऊपर निजी आक्षेप ना करें और विषयांतर ना हो। राकेश सिन्हा, आप पात्रा टाइटल के ऊपर मजाक न उड़ाएं। विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, मैं
आपको आगाह करता हूँ, आप उड़ीसा के नाम के ऊपर मजाक करेंगे तो मैं आपको आगाह करता हूँ। तैयारी नहीं हो, आप बताइए, उड़ीसा का टाइटल आप बताइए पात्रा जी, ये तो हिंदू नामों के ऊपर बताइए बिहार में जमीन कितनी खरीदी? मैं हिंदू नाम के ऊपर बताइए, 85 हम चर्चा पर वापस लौटते हैं, हम विषयांतर हो रहे हैं, हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। राकेश सिन्हा, अमीर बनाम गरीब जो ये लड़ाई बनती जा रही है, बात काला धन। देखिए यहां पर हमें ये बात बिल्कुल साफ करनी होगी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसका जनधन खाता है, अगर कोई अमीर व्यक्ति उसे 49,000 रुपए दे देता है कि भैया अपने खाते में जमा करा दो और बाद में मुझे वापस करा देना, तो वो गरीब भी, वो जनधन खाता धारक भी दरअसल गैर कानूनी हरकत कर रहा है। हमें ये सारी रेटरिक और पोस्चरिंग से थोड़ा अलग हटकर इसको बिल्कुल न्यूट्रल दिमाग से भी देखना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है राकेश सिन्हा साहब, ये है राकेश सिन्हा साहब कि 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक, यानी कि 22 दिन में, नोटबंदी के 22 दिन में 14.5 लाख करोड़ 500 और 1000 के जो नोट थे हमारे अर्थव्यवस्था में, सर्कुलेशन में थे, उसमें से 11 लाख करोड़ रुपया तो पहले ही आ चुका है, लगभग 75% से ज्यादा, और अभी 30 दिन बचे हुए हैं। तो ये पूरा पैसा आ गया, तो दरअसल बात तो ये निकलेगी काला धन था ही नहीं हमारी अर्थव्यवस्था में। तो हम किस काले धन की बात कर रहे हैं, हम किस गरीब को फायदा दिलाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा मुझे ये समझाइए। देखिए संदीप जी, नरेंद्र मोदी की जो ये नीति है उसको मैं आइसोलेशन में नहीं देखता हूं। उसका कारण मैं एक आंकड़ा देता हूं। इस हिंदुस्तान का 1% व्यक्ति, सिर्फ 1% व्यक्ति देश के 58% संपत्ति पर नियंत्रण करता है और 10% व्यक्ति 76% संपत्ति पर नियंत्रण करता है, अर्थात 90% लोगों के पास सिर्फ 1/4 धन पर नियंत्रण है। ठीक। और यह जो इनइक्वलिटी बढ़ रही है, समानता बढ़ रही है, उससे भारत की कहानी नहीं है। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंस डेवलपमेंट जनरल में अभी जून 2016 में प्रोफेसरों से, पढ़े लिखे आदमियों से बात करने मैं उस पर आ रहा हूं। सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप मुझे कुछ और ज्ञान देने लगे। सवाल मेरा सीधा सा है, अगर 30 दिसंबर तक वो 14.5 लाख करोड़ पूरा आ गया तो काला धन कहां गया, किसको बांटा जाएगा, गरीबों के पास क्या जाएगा? 3 तरह के इनकम है। एक तो अनसिन मनी है, इनके पास जो धन राज्य के नियंत्रण में नहीं था, यदि वो राज्य के नियंत्रण में आ जाता है, बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य की बहुत बड़ी सफलता है। अर्थात जो भी धन जमा किया गया वो टैक्स के अंतर्गत आ गया, राज्य बैंकिंग व्यवस्था के नियंत्रण में आ गया। सिर्फ काला धन होना महत्वपूर्ण नहीं है। अनसिन मनी, जो पैसा राज्य की नजर में नहीं है, वो पैसा सर्कुलेशन में है, वही ब्लैक मनी। तो यहाँ पर तो बेईमानों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी बेईमानों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। अभी एक मिनट सुनिए, अभी एक आइडिया स्कीम खत्म हुई है सितंबर में, जिसमें 65,000 करोड़ आए। अब ये एक शाह बाबू हैं, 13,860 करोड़, तो इनका वो घट जाएगा शायद। वो कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ पैसे है नहीं, ये किसी और की संपत्ति थी। मुझे ये बताइए कि अब इस ताजा नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी वालों को भी 50% टैक्स देकर छूट दे दी जाएगी, रियायत दे जाएगी। ये 50-50, ये कौन सा ब्लैक को उगाही का तरीका हुआ? देखिए राज्य का एकमात्र उद्देश्य है किसी भी प्रकार से समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करना है। इसको तो बेईमानों को आप दंड कहां दे रहे हैं? अर्थव्यवस्था को, बेईमानों को दंड कहां दे रहे हैं? की गति तेज नहीं हो सकती है सर। 35% टैक्स तो मैं आज देता हूं, मैं ईमानदारी से टैक्स देता हूं। एक बेईमान अपना काला धन जमा करेगा और 50% टैक्स देकर छूट जाएगा। 50% मेरी देखिए संदीप जी, मैं एक कमेंट करना चाहता हूं। कांग्रेस ने बार बार कहा कि गरीब लोग लाइन में खड़े हैं। यह देश में आर्थिक सत्याग्रह है। इस देश ने राजनीतिक सत्याग्रह देखा, आर्थिक सत्याग्रह नहीं देखा था। आम लोग जो क्यू में खड़े हैं, इस बात से प्रसन्न हैं कि उन लोगों को जो शोषण के आधार पर, असमानता के आधार पर अपनी पूंजी बढ़ाए जा रहे थे, संपत्ति 12 गुना बढ़ गया 15 साल में। ये मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति में सबसे बड़ा करेक्शन है। कांग्रेस ने जो नव उदारवाद की आर्थिक नीति में अराजकता पैदा की थी, भ्रष्टाचार को जोड़कर, उसमें नरेंद्र मोदी, क्योंकि संबित भी बोलना चाह रहे हो और प्रियंका, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। संबित एक हेडलाइन चाहिए आपसे और प्रियंका, उसके बाद आपसे एक हेडलाइन चाहिए, विश्लेषण नहीं। संबित एक सेंटेंस की हेडलाइन बात करेंगे। इन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाए, मुझे जवाब
देने का मौका दीजिएगा चौधरी। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है प्रियंका। आप समझती हैं हमारी मजबूरी है। एक हेडलाइन दीजिए, एक हेडलाइन दोनों। इनको किस बात का वक्त मिलेगा? देखिए, मैं आपने हेडलाइन मांगा है, मैं हेडलाइन 10 सेकंड में दे देता हूं। अगर प्रियंका जी चुप हो जाए उसके बाद आप 10 सेकंड बोलिए ना, बोलिए, वक्त की कमी। मैं कंप्लीट कर हेडलाइन देखिए, हेडलाइन देंगे। हेडलाइन तो उन्होंने बंद कर दी है पूरे देश की अर्थव्यवस्था बंद। दोनों आप भी दे दीजिएगा ना मेरी बात 10 सेकंड में। हेडलाइन बनाने का बोलिए संबित, बोलिए। अरे क्यों इतने गुस्से में रहती हैं? अच्छा कैसे बोलूं बताइए? जिनका काला धन है वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। ये बोलने कहाँ देते हैं काला धन वाले? यहाँ भी चिल्ला चोट करते हैं। अब सुन तो लीजिए, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। नंबर 1 हेडलाइन है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए, बिल्कुल सही कहा राकेश जी ने कि जो अमीरों ने काले धन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपने हेडलाइन दे दी। प्रियंका आपकी हेडलाइन, प्रियंका आपकी हेडलाइन, प्रियंका आपकी हेडलाइन। आप, मैं 10 सेकंड है मेरे पास। पिछले एक महीने वो से गुस्से में ही व्यस्त पेट पे लात मारने वाली हेडलाइंस बनाने वालों को आप हेडलाइन बनाने का फिर से मौका देते हैं। ये बात मैं कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, एमएच खान, राकेश सिन्हा। ये चर्चा अभी जारी रहेगी। अभी ये पूरा महीना पड़ा है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।